Assalamu alaikum. Now we are going to study about the wall layer which is called as the secondary wall. इससे पहले last time जो है we have studied the middle lamella and the primary wall, and the next is the secondary wall. We have studied that the primary wall have the elasticity and it also grows with the growth of the cell. It undergoes the extensive growth so that allows to increase in the size of the cell. But the increase in the surface area of the primary wall stops with the stoppage of the growth of the cell. जब सेल की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, उसके साथ साथ प्राइमरी वॉल का जो इंक्रीज़ हो रहा होता है सरफेस एरिया में वो भी स्टॉप हो जाता है. And then now the wall which is formed is called as the secondary wall, and this secondary wall is always produced inner to the primary wall. अब इसके बाद जो है सेकेंडरी वॉल जो है वो उसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और वो ये सेकेंडरी वॉल जो है ये प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे जो है वो बनती है. यहाँ पे ये मैंने वर्टिकल सेक्शन जो है वो दिखाया हुआ है. उसमें ये वर्टिकल सेक्शन में ये दरमियान में ये हमारे पास जो है ये ल्यूमन है सेल की, यानी सेल की बॉडी कैविटी, और ये सेल के इर्द गिर्द जो है ये वॉल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसकी वॉल लेयर्स प्रेजेंट हैं, और इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वॉल लेयर्स हैं. और इसमें यू कैन सी दैट दिस इज़ द प्राइमरी वॉल हेयर एंड दिस इज़ द प्राइमरी वॉल हेयर. प्राइमरी वॉल, then these all are the layers of the secondary wall, and these all are the layers of the secondary wall which are very much thickened. This is the one cell, and then इंटरसेलुलर स्पेस इस साइड पे भी और इंटरसेलुलर स्पेस इस साइड पे भी. और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट जो उसका नेबरिंग सेल है उसकी प्राइमरी वॉल है, ये उस नेबरिंग सेल की प्राइमरी वॉल है, और नेक्स्ट उसकी प्राइमरी वॉल की इनर मोस्ट लेयर्स जो हैं वो डेवलप होंगी. यानी इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि ये सेल की ल्यूमन है, और उसके बाद ल्यूमन से भी मोस्ट ऑफ द ल्यूमन ऑफ द सेल इज़ ऑक्युपाइड बाय द सेकेंडरी वॉल. यहाँ पे ये डॉटेड फॉर्म में जो है ये भी सेकेंडरी वॉल की एक लेयर है. यहाँ पे ये मैंने लाइनिंग से जो शो किया ये भी सेकेंडरी वॉल की एक लेयर है, ये भी सेकेंडरी वॉल है, और ये जो थिन वॉल है दिस इज़ द प्राइमरी वॉल. तो इस तरह से जो है वो सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन जो है वो होती है विच टेक्स प्लेस इनसाइड द प्राइमरी वॉल. सेकेंडरी वॉल डज नॉट शो एनी सरफेस ग्रोथ, क्योंकि इस वक्त वैसे भी सरफेस ग्रोथ की अब कोई ज़रूरत नहीं रही, because the cell has attained its maximum size and it has grows to its maximum size, so that the secondary wall has the no elasticity, it has no surface growth. Only the increase in the thickness of the secondary wall will occur. तो यहाँ पे सेकेंडरी वॉल में सिर्फ उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसमें जो है वो कोई भी सरफेस ग्रोथ जो है वो नहीं होगी. और एडिशनल वॉल लेयर्स आर डिपॉजिटेड इनर टू द प्रीवियस वॉल. ठीक है, यानी जो पहले वॉल लेयर होगी वो बाहर वाली साइड पे होगी, जो उसके बाद फर्दर डेपोजिशन होगी वो उससे इनर होगी, जो उसके बाद फर्दर डेपोजिशन होगी वो उससे जो है वो इनर होगी. समटाइम्स दिस इंक्रीज इन द थिकनेस टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट इट फिल्स द होल ऑफ द ल्यूमन ऑफ द सेल, कि ये सेल की पूरी ल्यूमन को जो है वो फिल कर देती है. और उसको चुपका इशारा कर देंगे. तो सो दैट it takes place an increase in the thickness of the cell wall. सिर्फ इसकी जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ होगी, और sometimes this increase in the thickness is so that it occupy the whole of the lumen. Especially we can see this phenomenon in case of the tracheids and the fibers which are very much thickened cell, and the most of the cavity of the cell is occupied by the cell wall. सेल वॉल जो है वो उनकी ज़्यादातर कैविटी या ल्यूमन को जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है. यू कैन सी दैट हेयर के दिस इज़ द सेल ल्यूमन एंड दिस इज़ द प्राइमरी वॉल एंड दिस इज़ द सेकेंडरी वॉल. हेयर यू कैन आल्सो सी दैट दिस इज़ द सेल surrounding cell, a few cells which contains the secondary wall, and this is the lumen. And here in the secondary wall there are the some areas which are the non-thickened areas. These are called as the pits.
यहाँ पे ये जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन के दौरान, ये थोड़े से थिन एरियाज़ होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। दीज आर कॉल्ड एज द पिट्स। यहाँ पे ये मैंने डिफरेंट टाइप्स की, यहाँ पे आप देखें इवन सेकेंडरी वॉल की थिकनेस जो है वो पहले के मुकाबले में और भी ज़्यादा जो है वो थिक हो गई है। और इट इज़ आल्सो शोइंग द पिट्स, और ये थिकन सेकेंडरी वॉल एंड बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स मिडल लमेला इज द प्रेजेंट। ट्रेकिड्स एंड द फाइबर्स, दीज हैव द मोस्ट थिकन्ड सेकेंडरी वॉल्स एंड दीज बिकम्स द डेड, यानी उनमें टोटली जो है वो प्रोटोप्लास्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेल जो है दीज आर चेंज्ड इनटू द डेड टिश्यूज। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ द ट्रेकिड्स एंड द फाइबर्स विच हैव वेरी मच थिकन्ड सेकेंडरी वॉल्स। The secondary wall layers can be designated as the S1 layer, S2 layer and the S3 layer. Outer layer is called as the S1, middle layer will be S2 and the inner layer will be called as the S3. And some of the cells have more than even 3 layers, and the middle layer, which is named as the S2 layer, is considered to be the most thickened layer. Secondary wall also in the secondary wall lignification also occur. What is the lignification? That is the deposition of the lignin to the wall is called as the lignification, and this deposition of the lignin takes place to the inner to the pre-existing wall, यानी जो पहले से वॉल प्रेजेंट होती है उसके इनर साइड पे जो है वो लिग्नन की डेपोजिशन जो है वो होती है। लिग्नन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ मटेरियल है और बहुत ज़्यादा जो है इट हैज़ द हाई रेजिस्टेंस टू द डीकम्पोजिशन, ईजिली जो है वो डीकम्पोज नहीं होता। तो लिग्निफिकेशन, जिन सेल्स की सेल वॉल्स की लिग्निफिकेशन हो जाती है वो सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जो स्क्लीरन कायमा है उसमें दे बिकम द डेड टिश्यू एट द मैच्योरिटी ड्यू टू द हाईली थिकन्ड सेकेंडरी वॉल्स विच आर मेड अप ऑफ द लिग्नन। Secondary wall may also has the compounds like the pectin, silica, gums and the some other compounds. The lignification of the secondary wall does not even in all the cases. तो हम देखते हैं कि जब सेकेंडरी वॉल की जो है वो डेपोजिशन होती है तो वो हमेशा से जो है वो इवन नहीं होती, बल्कि सेकेंडरी वॉल जो है वो एक करेक्टरिस्टिक जो है वो एक पैटर्न में उसकी डेपोजिशन जो है वो होती है। And it may takes place the following patterns in during the deposition, that may be the annular, may be scleriform, may be spiral or it may be the reticulate. Annular thickening में हमारे पास क्या होता है कि in this case the ring like pattern में जो है वो thicknings produce होती हैं, ring of lignin are deposited one above the other. Scleriform में these are the ladder like, कि जस्ट लाइक द लेडर, यहाँ पे ये थिकनिंग्स, ये एरिया जो हैं ये उसकी थिकनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मे टेक द थिकनिंग्स मे टेक द फॉर्म ऑफ अ स्पायरल, यानी जिस तरह से एक स्पायरल का पैटर्न होता है उस पैटर्न पे भी थिकनिंग हो सकती है। एंड द थिकनिंग्स मे टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इर्रेगुलर नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ द थिकनिंग इज कॉल्ड एज द रेटिकुलेट टाइप ऑफ द थिकनिंग। तो जब ये सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग जो है वो इस तरह से एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न में होती है तो इस तरह से हमें करेक्टरिस्टिक थिकनिंग जो है वो सेल वॉल के ऊपर जो है वो मिलती हैं और वो सेल वॉल जो है वो स्मूथ नहीं होती, बल्कि उसका जो है वो एक ख़ास जो है वो पैटर्न जो है वो डेपोजिशन का हमें मिलता है। फिर इसके बाद मोर ओवर द डेपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल और द होल ऑफ द सेल वॉल इज़ नॉट थिकन्ड इक्वली, कि एक प्राइमरी वॉल के अंदर जब सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन होती है तो वो हमेशा से जो है वो इवन नहीं होती और ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी सेल वॉल के ऊपर जो है वो सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन हो जाए। ऐसा तो उस केस में ही होता है जबकि वो जो है वो टिश्यूज़ या सेल जो हैं जो कि डेड हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो है अगर वो लिविंग हैं तो फिर उनके अंदर जो है वो इस तरह से इवन जो है वो थ्रू आउट थिकनिंग जो है वो सेल वॉल की नहीं होती, क्योंकि जब थ्रू आउट थिकनिंग हो जाएगी तो द सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेड टिश्यूज़। तो समटाइम्स द सेल थिकनिंग्स व्हेन डेवलप्स इट हैज़ द सम अनथिकन्ड एरियाज इन द सेल वॉल, यानी जब सेल वॉल के ऊपर जो है वो सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन होती है तो उसमें कुछ एरियाज जो हैं दीज रिमेन द थिन वॉल, so that these thin walled areas are called as the pits।
और इन थिन वॉल एरियाज़ को हम नाम देते हैं पिट्स का, कि ये थिन वॉल एरिया जो है वो पिट्स होते हैं। पिट्स एक्चुअली क्या होंगे, ये वो वाले एरियाज़ होंगे जहाँ पे सेकेंडरी वॉल की डेपोजिशन जो है वो नहीं हुई होती, और इन एरियाज़ के थ्रू फिर एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल और द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलोकेशन, प्रोसेस ऑफ द अब्जॉर्प्शन, जो भी चीज़ जो है वो सेल से बाहर जानी है या सेल के अंदर जानी है, तो वो पिट्स के एरियाज़ के थ्रू जो है वो ट्रांसलोकेशन होती है। दिस वाज अबाउट द सेकेंडरी वॉल। Ultrastructure of cell wall. We have seen that the cell wall is mainly composed of the cellulose molecules. But how these cellulose molecules are arranged to form the cell wall? These cellulose molecules have the special arrangements. Cellulose molecule जो है उनकी एक बड़ी specific arrangement है, और वो fibrils की form में जो है वो arrange हुए होते हैं in the cell wall. तो फर्स्ट वन जो है सबसे फाइनेस्ट टाइप के जो फिब्रल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द माइसील्स. माइसील्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल्स. द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द मैनी वेरी फाइन बंडल्स. सेलुलोज मॉलिक्यूल जो हैं यानी मिलके बहुत ही ज़्यादा फाइन किस्म के जो हैं वो बंडल्स बनाती हैं, and these bundles are called as the elementary microfibrils or the myceles. These are 100 angstrom in the diameter, यानी 100 angstrom in diameter, उनका diameter शो कर रहा है कि these are extremely fine microfibrils. 100 angstrom, angstrom क्या होता है 10 raised to power -9, यानी इतना ज़्यादा जो है कम उनका जो है वो diameter है. Myceles these are called as the myceles, and these myceles are the crystalline aggregates of the cellulose molecules. यानी वो myceles क्या है, आप यूँ समझ लें कि जैसे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टल्स हैं और ये क्रिस्टल्स की एक कलेक्शन है, इतने ज़्यादा जो है वो फाइन होते हैं. और हर माइसील में राउंड अबाउट 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर फाउंड, यानी सिर्फ 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल मिलके जो है वो हमारे पास एक माइसील जो है वो बनाते हैं. एंड दीज आर अरेंज्ड इन क्रिस्टलाइन ऑर्डर, और वो सेलुलोज मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टलाइन ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं. ओनली अ स्मॉल पार्ट अरेंज रैंडमली. कुछ पार्ट ऐसा होता है, ज़्यादातर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज हुए हैं सेलुलोज मॉलिक्यूल, और कुछ पार्ट जो है दे हैव द random arrangement so that they will form the paracrystalline form. Sometimes myceles also contain the small amounts of the chitin, as in case of the algae. सेलुलोज के साथ साथ कुछ में जो है वो काइटन वगैरह जो है वो भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज के साथ काइटन प्रेजेंट होता है, तो दिस काइटन इज़ आल्सो फाइंड इन द माइसील्स. ये भी माइसील्स में ही प्रेजेंट होता है. ये तो हो गए फिब्रल्स, यानी जो फिब्रल्स इनको हमने नाम दिया है माइसील्स का या एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल्स का, वो तो प्योरली सेलुलोज के बने हुए होते हैं. बट द इंटरफिब्रिलर मैट्रिक्स कंटेन्स द पेक्टिक कंपाउंड्स एंड हेमी सेलुलोज एज वेल. ठीक है, क्योंकि सेलुलोज के तो सिर्फ जो है वो डिफाइंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है सेलुलोज मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें जो हेमी सेलुलोज होता है सेल वॉल में या जो पेक्टिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द इंटरफिब्रिलर मैट्रिक्स. यानी आप यूँ समझ लें कि फिब्रल जो हैं वो टोटली सेलुलोज के बने हुए हैं, बाकी जो उन फिब्रल्स के दरमियान में इंटरफिब्रिलर मैट्रिक्स है उसमें आपको मिलते हैं काइटन, या उसमें जो है वो हमें मिले काइटन नहीं बल्कि उसमें हमें जो है वो हेमी सेलुलोज मिलेगा, या जो है वो पेक्टिक कंपाउंड्स जो हैं वो मिलेंगे. And the addition of these substances in the cellulose fiber is called as the incrustation. इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रस्टेशन. और इसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की इंक्रस्टेशन होती है, इट काजेज एन इंक्रीज इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल. इससे सेल वॉल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि सेलुलोज जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. लिग्निफिकेशन में आल्सो अकर इन द हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स में फिर वहाँ पे लिग्निफिकेशन जो है वो भी हम देख सकते हैं. तो ये सबसे फाइनेस्ट फिब्रल्स हैं विच आर कॉल्ड एज द एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल्स. अब these elementary microfibrils are joined together to form the bundles which are called as the microfibrils.
यानी यही वाले एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल जो है वो आपस में ज्वाइन करके थोड़े से उससे ज़्यादा लार्ज डायमीटर के माइक्रोफिब्रल जो हैं वो बनाते हैं। इनको हमने कहा था एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल्स और इनको हम सिर्फ कहेंगे माइक्रोफिब्रल्स। दीज आर अबाउट 250 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर एंड दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ द सेल वॉल, यानी सेल वॉल का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास यही माइक्रोफिब्रल्स हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ दीज माइक्रोफिब्रल्स डिटरमिन्स द नेचर ऑफ द सेल वॉल। These fibrils have the various types of the arrangements. These may be the circular, these may be the longitudinal or these may be the oblique। ठीक है, इनकी जो है वो अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स डिफरेंट वॉल लेयर्स में दिखाई गई हैं। यहाँ पे ये इस एंगल पे प्रेजेंट है, इसमें जो है वो इस एंगल पे प्रेजेंट है और इसमें जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जब इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, दीज फिब्रल्स arrange themselves into the different orientations. These orientations increase the tensile strength as well as the plasticity, and the elasticity of the cell wall also depends upon the orientation of these fibrils। ठीक है, कि वो किस तरह से वो फिब्रल्स ने माइक्रोफिब्रल्स ने अपने आप को सेल वॉल में अरेंज किया हुआ है, और वो डिफरेंट वॉल लेयर्स में इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। और जब वो डिफरेंट वॉल लेयर्स में डिफरेंट तरह से अपने आप को अरेंज कर देते हैं तो इस तरह से सेल वॉल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर ये सारे फिब्रल एक ही रुख पे हर लेयर में प्रेजेंट होंगे तो वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। लेकिन अगर एक फिब्रल एक लेयर में इस तरह से प्रेजेंट है, दूसरी में इस तरह से है, तीसरी में इस तरह से है, तो इस तरह से जो है वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सेल वॉल की ज़्यादा हो सकती है। जिस तरह से एक क्लॉथ मेकिंग करते हुए अगर आप देखें सारे फाइबर जो है वो एक ही डायरेक्शन में आप रन करते जाएं तो उससे जो कपड़ा बनता है वो उतना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें आप कुछ फाइबर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल कर लें और कुछ जो है वो ट्रांसफ़र कर लें तो उस तरह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस वाज अबाउट द माइक्रोफिब्रल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल्स। अब ये माइक्रोफिब्रल जो हैं विच हैव द 250 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर, दीज माइक्रोफिब्रल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द लार्ज साइज्ड बंडल्स ऑफ द फिब्रल्स। ठीक है, अब ये माइक्रोफिब्रल जो है ये अगेन दीज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द बंडल्स ऑफ द लार्ज साइज्ड माइक्रोफिब्रल्स एंड दीज फिब्रल्स विल बी कॉल्ड एज द मैक्रोफिब्रल्स। और इन फिब्रल्स को हम नाम देंगे मैक्रोफिब्रल्स का। यानी पहले एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रल्स थे सबसे थिन, फिर उसके बाद माइक्रोफिब्रल्स उससे थिक, और अब ये मैक्रोफिब्रल्स उससे भी ज़्यादा थिक। देयर डायमीटर इज़ अबाउट 0.4 माइक्रोन। पहले हमने एंगस्ट्रॉम में डायमीटर मेजर किया था और अब हम जो है वो माइक्रोन में कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये उससे काफ़ी थिक डायमीटर के जो है वो फिब्रल्स प्रेजेंट हैं। तो दिस वाज अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। अभी सेल वॉल के बारे में कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो कि मज़ीद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।